हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोचिफाई। आज के सेशन में हम लोग एसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले। देखिए, कुछ ही दिनों पहले मैंने इसका पार्ट 1 भी ऑलरेडी अपलोड करा दिया चैनल पे, ठीक है, जिसमें हमने फर्स्ट 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, ठीक है। और ये क्वेश्चंस है हमारे 23 जनवरी 2018 का क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम लोग सेम एज इट इज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सो दैट इससे आपको एक आइडिया पता लग जाएगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस प्रीवियसली एसएससी जेईई ने पूछे गए। ओके, और आज के सेशन में हम लोग रिमेनिंग जो 51 to 100 क्वेश्चंस है वो हम लोग आज के सेशन में कंप्लीट कर लेते हैं, सो दैट आपके कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो जाए मल्टीपल एमसीक्यूज के साथ में। ओके, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। देखिए, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ सो दैट आपको एक आइडिया रहे कि आपने कौन से सेशंस देखे हैं। 26 सितंबर 2019 के जो मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर था उसको हमने कंप्लीट कवर करा लिया, ठीक है। जो 200 क्वेश्चन थे हमने ऑलरेडी कवर कर लिए। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो मैं इसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, ठीक है। और आफ्टरनून शिफ्ट का जो 2019 का पेपर था 26 सितंबर 2019 का, उसमें हमने टेक्निकल के 50+50 क्वेश्चन ऐसे मिलाते हुए 100 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर करा लिया, ठीक है। बट इसके अभी भी जनरल अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंस के सेशन अभी अपलोड होने के बाकी है, वो कुछ ही दिनों में अपलोड करा देता हूँ, ठीक है। ये सेशन आपने देखी है कि नहीं वो आप क्रॉस चेक करिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके आने वाले पेपर 1 के लिए। ओके, और हमने ये मॉक टेस्ट जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा होगा तो उसको उन स्टूडेंट्स ने जाके देखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 आवर्स का एक सेशन है, आप उसको कंटिन्यूसली लगा के देखिएगा। आप एज अ पेन पेपर लेके बैठिएगा और इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। हमने इसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के जो भी करंट टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो हमने इसमें डिस्कस किए गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं बता दे रहा हूँ, इसको कभी भी मिस मत करना। ओके, और मैं ये बता दूँ, अगर ये पार्ट 1 आपने नहीं देखा होगा 23 जन का, जो आज के सेशन का हमारा प्रीवियस पार्ट है, वो भी आप पे आई बटन पे ऊपर क्लिक करके देख सकते हो, और उसकी जो सारी लिंक्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देता हूँ। तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिएक्टिव पावर इन VAR ऑफ अ सर्किट हैविंग अ पावर फैक्टर ऑफ 0.8 व्हेन द अपैरेंट पावर ऑफ अ सर्किट इज 200 वोल्ट एम्पियर्स। VA अपैरेंट पावर हम लोग किसमें मेजर करते हैं, VA में। ओके, तो यहाँ पे रिएक्टिव पावर VAR में हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो उस केस में हमारे पास अपैरेंट पावर कितना है, VI है हमारे पास 200 VA। ओके, पावर फैक्टर कितना है 0.8, ठीक है। तो रिएक्टिव पावर क्या होता है, इट विल बी इक्वल्स टू VI साइन ऑफ फाई, करेक्ट। अगर एक्टिव पावर पूछा रहता तो VI cos फाई कर लेते, तो काफ़ी आसान है। 200 इंटू 0.6 करेंगे हम उसको, क्योंकि 0.6 यहाँ पे देखो cos फाई है हमारे पास, वो है हमारे पास 0.8। ओके, तो साइन फाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन ऑफ cos इनवर्स ऑफ 0.8। ओके, तो जाके हमारा आपको 0.6 आ जाएगा। काफ़ी सिंपल सा है, और काफ़ी बार ये स्टैंडर्ड कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ जाता है। cos फाई अगर 8 आता है तो साइन फाई इसका 0.6 हो जाता है। ओके, ये इवेंचुअली आपको ये वैल्यूज लर्न ही हो जाती है। ओके, तो 200 इंटू 0.6 विल बी 120, दैट मीन्स 120 विल बी द रिएक्टिव पावर इन द सर्किट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। 3 पावर्स रहते हैं हमारे पास में, सबसे पहले तो एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड अपैरेंट पावर। ओके, सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 52। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन कैपेसिटेंस CX इन माइक्रोफैरेड फॉर द सर्किट गिवन बिलो व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द डिटेक्टर। अगर डिटेक्टर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो इस CX का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो ब्रिज का अगर बैलेंस कंडीशन है तो क्या होगा, उसके कंडीशन में हो जाएगा हमारा 60 इंटू 1/j ओमेगा CX विल बी इक्वल्स टू 20 इंटू 1/j ओमेगा इंटू 10 इंटू 10⁻⁻6। ये हो जाएंगे हमारी बैलेंस कंडीशन की केस। ओके, तो इससे आप अभी आसानी से CX का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो CX विल बी 30 माइक्रोफैरेड। आप इसको सॉल्व करिएगा, काफ़ी आसान सा है। ओके, इसको सॉल्व करके आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा, CX विल बी इक्वल्स टू 30 माइक्रोफैरेड। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 53। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस इन ओम रिक्वायर्ड टू कन्वर्टर गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर ऑफ रीडिंग अप टू 14 एम्पियर। दैट मीन्स अगर हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, उस केस में हमें एक शंट की रिक्वायरमेंट रहती है, उसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है ओम्स में, ठीक है। अगर वो गैल्वेनोमीटर हमें मेजर करना है 14 एम्पियर तक, जब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा गैल्वेनोमीटर का 27 ओम्स, और उसमें से वैल्यू ऑफ करंट फॉर अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन में से करंट जो फ्लो होगा वो होगा 0.5 एम्पियर्स का। ओके, तो RSH का एक फॉर्मूला है, ध्यान में रखिएगा, RSH विल बी इक्वल्स टू RM अपॉन I/IM -1। ओके, तो RM क्या है हमारा, ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है।
I will be our total current, okay, and Im will be the full scale deflection of the current, FSD, करेक्ट। तो इसमें हम लोग RSH का वैल्यू सिंपली निकाल पाएंगे। RSH विल बी इक्वल्स टू RM का वैल्यू कितना है 27 है हमारे पास, ओके, और I का वैल्यू कितना है 14 है, ठीक है, फुल लोड करंट, ओके, और हमारे पास 0.5 क्या IM का वैल्यू है -1। इसको आप सॉल्व कर लेते तो यू विल गेट RSH इक्वल्स टू 1 ohms, ओके। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो शंट रेजिस्टेंस हमें रिक्वायर्ड रहेगा गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करने के लिए, अगर इसको कन्वर्ट करना है हमें एज अ एमीटर, तो ये 1 ohms का इसमें शंट हमें लगाना होगा, ठीक है। शंट का वैल्यू कभी कम रहता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 54। डिटरमाइन द फास्टेस्ट rise time in a milliseconds of a sine wave that is reproduced by a CRO when the bandwidth of the sine wave is 50 Hz। अगर हमारे साइन वेव का बैंडविड्थ हमारा 50 Hz का है, ओके, और यहाँ पे हमें फास्टेस्ट राइज टाइम पूछा गया है, ओके। तो आपको बैंडविड्थ गिवन है, ओके, 50 Hz में, ओके। तो CRO के अंदर जो बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, BW इज इक्वल्स टू 0.35 अपॉन TR, ओके। तो इससे आपको राइज टाइम मिल जाएगा, ठीक है। TR विल बी इक्वल्स टू 0.35 अपॉन 50, ओके। तो ये वैल्यू आ जाएगा 7 मिली सेकेंड्स का। ये क्वेश्चंस इस तरीके से क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 55। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट इन मिली एम्पियर्स फॉर अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ अ वोल्टमीटर व्हेन द सेंसिटिविटी ऑफ अ वोल्टमीटर इज 50 ohms पर वोल्ट। अगर हमारी सेंसिटिविटी 50 ohms पर वोल्ट है और हमें पूछा गया डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट इन मिली एम्पियर्स फॉर अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ओके। तो आपको पता होना चाहिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेंसिटिविटी, ओके। FSD फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेंसिटिविटी। तो उस केस में हमारा FSD कितना है, वो हो जाएगा हमारा 1/50, करेक्ट। तो हो जाएगा 20 मिली एम्पियर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 को अगर ओम्स बाय वोल्ट है, तो अगर वोल्ट बाय अगर हम लोग ओम कर लेते तो ये क्या हो जाएगा, एम्पियर्स में करंट आ जाएगा ना, ठीक है। दैट मीन्स हमारा 1/50 विल बी इक्वल्स टू 20 मिली एम्पियर्स। 1/50 विल बी इक्वल्स टू 0.02, दैट मीन्स 20 मिली एम्पियर्स। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 56। डिटरमाइन द डिफ्लेक्शन factor in volt per meter of a CRO when the deflection sensitivity of a CRO is 4 milli, ये मीटर पर वोल्ट है, ओके। डिटरमाइन द डिफ्लेक्शन फैक्टर इन वोल्ट पर मीटर ऑफ अ CRO व्हेन द डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी ऑफ अ CRO इज 4 मीटर पर वोल्ट, ओके। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, डिफ्लेक्शन फैक्टर इज अ रेसिप्रोकल ऑफ डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी। तो डिफ्लेक्शन फैक्टर कितना है, 1/4 हो जाएगा हमारा उसमें, तो हो जाएगा हमारा 0.25 वोल्ट पर मीटर, ओके। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 57। अ वाटमीटर इज यूज्ड टू मेजर ओनली AC पावर, ओनली DC पावर, या फिर बोथ AC एंड DC पावर। तो ऑब्वियस से आंसर है इसका, वाटमीटर हम लोग AC एंड DC पावर मेजर दोनों मेजरमेंट के लिए भी यूज करते हैं, ओके। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 58। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ CRO का इसमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन गन, डिफ्लेक्शन प्लेट सिस्टम, फ्लोरेसेंट स्क्रीन, या फिर मोटर। तो मोटर इज नॉट अ पार्ट ऑफ या फिर कंपोनेंट ऑफ अ CRO। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जिसको हम लोग कहते हैं, ये पार्ट नहीं है मोटर का, ओके। मोटर उसमें यूज़ नहीं होती। इलेक्ट्रॉन गन भी यूज़ होता है, डिफ्लेक्शन प्लेट सिस्टम भी होता है, और फ्लोरोसेंट स्क्रीन भी उसमें यूज़ होता है, क्योंकि ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन ही हमें यहाँ पे जो वेवफॉर्म्स है वो हमें बताती है, ओके। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 59। डी शॉर्टिज ब्रिज इज मोस्ट सुटेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड फ्रीक्वेंसी। तो डी शॉर्टिज ब्रिज इज मोस्ट सुटेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 60, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द सीरीज रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर हैविंग अ इंटरनल रेजिस्टेंस G इंटू अ वोल्टमीटर। इसमें से कौन सा करेक्ट एक्सप्रेशन रहेगा अगर हमें कन्वर्ट करना होगा गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर के अंदर, ओके। तो
अगर हम लोग कुछ इस तरीके से सर्किट अगर हम लोग डेवलप करते, ये हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर, ओके, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है जी, ओके, और ये हमने यहाँ पे आर एस सीरीज रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, जो कि हमारा मल्टीप्लायर भी हम लोग उसको कहते हैं, ओके, और ये हो गया इसके अक्रॉस में हम लोग वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे, ओके। तो उस केस में अगर हम लोग सर्किट डायग्राम से अगर इक्वेशन बनाते हैं तो हो जाएगा V इज इक्वल टू आई जी, अगर इसमें से करंट फ्लो हो रहा है ये आई जी, ओके, आई जी इंटू जी प्लस आई जे इंटू आर एस, करेक्ट। ये इक्वेशन से आप काफ़ी आसान से निकाल सकते हो। आर एस का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन पूछा है, ठीक है। तो सीरीज रेजिस्टेंस का जो वैल्यू हो जाएगा इट विल बी आर एस इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस जी, ओके, दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस, ओके। अगर हमें गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना होगा वोल्ट मीटर के, तो ये कंप्लीटली हो गया हमारा वोल्ट मीटर, करेक्ट, ठीक है। तो उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस था जी, ओके, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन था, और आर एस जो होगा ये हमारा मल्टीप्लायर हो गया, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कनेक्ट किया, तो इस सिंपल से इक्वेशन से आपको फाइंड आउट हो गया कि आर एस का वैल्यू कितना है। ये एक्सप्रेशन के फॉर्म में यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था, ओके। सो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 61. What will be the transient time in seconds of a series RC circuit when the capacitance of the circuit is 8 millifarad and the resistance of the circuit is 8 किलो ओम्स? अगर हमारे पास रेजिस्टेंस है 8 किलो ओम्स का और कैपेसिटेंस है 8 मिलीफैरेड का, तो ट्रांजिएंट टाइम हमें पूछा गया था, ठीक है। तो टाउ का वैल्यू होता है आर सी, ओके। ट्रांजिएंट टाइम ऑफ आर सीरीज आर सी सर्किट विल बी इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू आर सी। तो आर का वैल्यू है 8 इंटू 10⁻³ इंटू 8 इंटू 10⁻³ ओके। इस केस में हमारे पास 64 सेकंड्स, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ओके। ओके, तो इस केस में हमारा 64 सेकंड्स हमारा ये करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ट्रांजिएंट टाइम्स इन सेकंड्स हमें पूछा था। टाउ इज इक्वल टू विल बी आर इंटू सी। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 62. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन मिलीफैरेड connected in parallel with an inductance of 3 Henry when a resonant frequency of the circuit is 4 radian per seconds. तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है कैपेसिटेंस का वैल्यू C इन मिली फैरेड यहाँ पे पूछा गया। पैरेलल जो हमारे इंडक्टेंस के साथ में कनेक्टेड है जिसका वैल्यू है 3 हेनरी का, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है हमारा, दैट मीन्स ओमेगा का फ्रीक्वेंसी है 4 रेडियन पर सेकंड, ओके। तो उस केस में हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ पैरेलल सर्किट हम लोग कैसे बताते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 1 और अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी, करेक्ट। तो उसमें ओमेगा का वैल्यू पता है हमारे पास, जो है हमारा 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल का वैल्यू पता है, और सी का हमें फाइंड आउट करना होगा। तो सी का अगर हम लोग यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करते, ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आप सॉल्व करके भी देख सकते हो, तो आ जाएगा 20.83 मिली फैरेड, ओके। दैट मीन्स ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। मैं इसको सॉल्व करने के लिए इसलिए टाइम स्पेंड नहीं करता क्योंकि काफ़ी बेसिक से इक्वेशन से आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, ओके। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ओके। We'll see the next question, which is question number 63. What will be the resonant frequency in kilohertz of a tank circuit when the capacitance and inductance of the circuit is 0.06 millifarad and 0.06 millihenry रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछी गई है किलो हर्ट्ज में टैंक सर्किट के अंदर, ओके। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी विल बी गिवन बाय एफ अपॉन 1 F1 इज इक्वल टू 1 अपॉन ट्वाइस पाई अंडर रूट ऑफ एल सी। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो आप, ठीक है। 1 अपॉन ट्वाइस पाई अंडर रूट ऑफ एल का वैल्यू कितना है 0.06 इंटू 10⁻³ इंटू 0.06 इंटू 10⁻³ ओके। तो इसको अगर आप सॉल्व कर ले तो यू विल गेट एफ इज इक्वल टू, दैट मीन्स रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 2.653, ओके। तो किलो हर्ट्ज के अंदर आ जाएगा, ठीक है, वैल्यू। दैट मीन्स ऑप्शन सी इसका हमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 64. Determine the capacitive reactance in ohms of a series resonant circuit when the circuit is supplied by a frequency of 50 Hz and having a capacitance of 0.04 millifarad, ओके। तो यहाँ पे हमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस पूछा गया। तो XC का फॉर्मूला क्या होता है, X इज इक्वल टू 1 अपॉन ट्वाइस पाई एफ सी। इसमें सारे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दो, आसान से सवाल है ये। 2018 के क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिल रहा है आपको। 2 पाई इंटू एफ कितना है हमारे पास, एफ है 0.04 मिली फैरेड है, ठीक है। तो इसको हम लोग 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो 50 है हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, इससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। तो इस सारे वैल्यूज को आप एक बार कैलकुलेट करते हैं तो यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 79.58 ओम्स एज द
कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ओके, XC का जो वैल्यू है ये आ जाएगा हमारा 79.58, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 65. What will be the total impedance in ohms of a series RLC circuit when the resistance of a circuit is 12 ohms, capacitive reactance of the circuit is 3 ohms, and the inductive reactance of the circuit is 8 ohms connected in series with a 220 volt 50 hertz supply. अगर हमारे पास टोटल इम्पेडेंस, यहाँ पे टोटल इम्पेडेंस पूछा गया है सीरीज RLC सर्किट का, ठीक है, जब हमारा रेजिस्टेंस है 12 ohms का, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है 3 ohms का और इंडक्टिव रिएक्टेंस है हमारा 8 ohms का, और वो सीरीज में कनेक्टेड, दैट मीन्स है कि हमारे पास रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है और इंडक्टर्स है, सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, तो इसका इम्पेडेंस का क्या होता है फॉर्मूला, इम्पेडेंस Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर, क्योंकि 12 हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू गिवन है, ठीक है, यहाँ पे प्लस XL कितना है हमारे पास 8 है, ओके, यहाँ पे XL हो गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये हमारा 3 ohms का माइनस 3 का होल स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू 13 ohms। ओके, तो ऑप्शन सी हमारा इस केस में करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 66. डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन एम्पियर्स व्हेन द पीक वैल्यू ऑफ अ करंट इज 14 एम्पियर। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट पूछे गए जब हमारे पास IM का वैल्यू है 14 एम्पियर्स का। ओके, तो IP का I एवरेज का वैल्यू क्या होता है, I एवरेज विल बी इक्वल टू ट्वाइस अपॉन IP अपॉन पाई, करेक्ट, तो 2 इंटू IP का वैल्यू कितना है 14 अपॉन पाई, दैट मीन्स हमारा 8.912 एम्पियर से करेक्ट आंसर आ जाएगा, विच इज ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। We will see the next question, which is question number 67. Okay. In parallel resonant circuit, the input impedance of the circuit is. पैरेलल रेजोनेंट सर्किट के अंदर इनपुट इम्पीडेंस वो मैक्सिमम रहता है, ध्यान में रखिएगा। मैं अभी अब कुछ ही स्लाइड में आपको एक इसका कंपैरिजन बताता हूँ सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंट सर्किट्स का। फिलहाल के लिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट मीन्स इन पैरेलल रेजोनेंट सर्किट द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल्स टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, और ये सर्किट हमारा प्योरली रेजिस्टिव बन जाता है। ओके, तो इस केस में हमारा जो है पैरेलल रेजोनेंस में जो इम्पीडेंस है वो मैक्सिमम हो जाता है हमारा। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 68. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन द पीक एंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर अ साइन वेव। अभी मैंने आपको बताया था ट्वाइस ऑफ IP अपॉन पाई, इसको अगर आप लोग ट्वाइस ऑफ IP को सॉल्व कर लेते तो वो आता है 0.637 टाइम्स ऑफ IP। ओके, कभी कभी ऐसा भी एक्सप्रेशन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलता था, π/2, 2/π या फिर π/2, इस तरीके से कन्फ्यूजिंग से ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है, काफ़ी बार कन्फ्यूजन होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। I एवरेज का वैल्यू होता है 0.637 टाइम्स ऑफ IP पीक वैल्यू। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 69. एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द इम्पीडेंस ऑफ द सीरीज RLC सर्किट इज। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के अंदर जो इंपीडेंस है सीरीज RLC सर्किट का वो प्योरली रेजिस्टिव है, इंडक्टिव है या फिर कैपेसिटिव है, तो वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट रहता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का। ओके, क्योंकि हमारा XL जो है वो XC के बराबर हो जाता है और हमारा सर्किट जो है एज अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट हमारा बिहेव करता है। ओके, तो उसमें जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो नलीफाई हो जाता है, ठीक है, दैट मीन्स वो रहते हुए भी उसका इफेक्ट कोई नहीं रहता है क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे हमारा सर्किट ऑपरेट होते रहता है। ओके, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। So the next question is question number 70. Which of the following is the expression for quality factor of series RLC circuit? Series RLC circuit का यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू पूछा गया है, तो वो हो जाएगा हमारा 1/R इंटू L/C। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ट मैंने अभी आपको बताया था, चार्ट में आपको चीज़ें समझ लेनी है। सीरीज RLC सर्किट में और पैरेलल RLC सर्किट में क्या क्या डिफरेंसेस रहते हैं, ठीक है। तो इसमें इम्पीडेंस रहता है, वो रहता है हमारा मिनिमम, ठीक है। सीरीज सर्किट में इम्पीडेंस रहता है हमारे यहाँ पे मैक्सिमम। करंट जो है हमारा मैक्सिमम रहता है सीरीज सर्किट में, ठीक है, सीरीज RLC सर्किट में, और यहाँ पे मिनिमम रहता है। इफेक्टिव इम्पीडेंस हमारा R रहता है और यहाँ पे इफेक्टिव इम्पीडेंस L/CR, ये एक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ये चीज़ है, ठीक है। पावर फैक्टर तो दोनों का यूनिट रहता है, ओके। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये है हमारी 1/2 पाई
अंडर रूट ऑफ एल सी, और यहाँ पे जो ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार एक दो बार गेट में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1/LC माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये हो गया हमारा रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का वैल्यू इन केस ऑफ पैरेलल सर्किट। ओके, और सीरीज सर्किट हमारा वोल्टेज को मैग्नीफाई करता है, और उसी केस में हमारा जो पैरेलल सर्किट है हमारा करंट को मैग्नीफाई करता है। ओके, तो आई होप आपको एक समझ में आ गया कि चार्ट काफ़ी ब्रीफली और इजीली मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिया। अगर आपको पैरेलल सर्किट का क्वालिटी फैक्टर पूछा जाए तो वो जाएगा R/C/L, ठीक है, R इंटू अंडर ब्रैकेट ऑफ C बाय L। ओके, तो ऑप्शन अभी फिलहाल के लिए इसका ए करेक्ट है सीरीज सर्किट के लिए। ओके, सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 71। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन मिली टेस्ला एट द सेंटर ऑफ 7 मीटर लॉन्ग कॉइल व्हेन द कॉइल्स हैज अ 230 टर्न्स एंड कैरिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर्स। एक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमें पूछा गया है, जब हमारा लेंथ ऑफ कॉइल है वो है हमारा 7 मीटर्स। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स है n इज इक्वल टू 230 टर्न्स। ओके, और करंट है I विल बी 3 एम्पियर्स। तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम लोग B से डिनोट करते हैं वो जाएगा B इज इक्वल टू μ0 इंटू n सॉरी मैं आई रेज दिस, आई अपोलोजाइज फॉर दिस थिंग। ओके, n अपॉन I बाय L। ओके, तो μ0 का वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 230 इंटू 3/7। ओके, तो B विल बी 0.1238 मिली टेस्ला। ओके, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें पूछा गया था। ओके, तो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B विल बी 0.123 मिली टेस्ला। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। Now we will see the next question, which is question number 72. Determine the eddy current loss in watt in a material having a eddy current coefficient of 1, thickness of 0.04 meter and volume of 2 cubic meter, which is kept in the magnetic field having a maximum flux density of 4 Tesla and supplied by a frequency of 50 Hz। यहाँ पे eddy current loss में वाट में पूछा गया है, तो उसमें eddy current coefficient है हमारा Ke का वैल्यू है 1। ओके, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी BM जिसको हम लोग डिनोट करते हैं वो है हमारी 4 टेस्ला का। ओके, और हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, सारी वैल्यू सब लिख लेते एक बार, FI 50 हर्ट्ज में, और थिकनेस भी है हमारे पास 0.04 मीटर्स का। ओके, दैट मीन्स T का वैल्यू हमारे पास गिवन है, और V है हमारा 2 क्यूबिक मीटर। ओके, तो आपको पता होना चाहिए एडी करंट लॉस का फॉर्मूला क्या है, वो है WE इज इक्वल टू KE/BM स्क्वायर F स्क्वायर इंटू T स्क्वायर इंटू V। ओके, तो WE इज इक्वल टू 1 इंटू 4 स्क्वायर इंटू 50 स्क्वायर इंटू 0.04 स्क्वायर इंटू 2 विच विल बी इक्वल टू 128 वाट। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा। ओके, सारे जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज और यहाँ पे जो क्रॉस चेक होते हैं तो आप सेशन के बाद में भी आप इसको जाके एक बार क्रॉस चेक करिएगा। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा इस केस में। KE दैट मीन्स के जो है हमारा एडी करंट कोएफिशिएंट है BM स्क्वायर इंटू F स्क्वायर इंटू T स्क्वायर इंटू V। ओके, यह हो गया हमारा एडी करंट लॉस। इट इज़ अ सर्कुलेटिंग करंट लॉस इन अ मटेरियल। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 73। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कपलिंग फैक्टर बिटवीन 2 कॉइल्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मैंने कल के सेशन में भी आपको बताया था कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए और ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कपलिंग फैक्टर बिटवीन 2 कॉइल्स व्हेन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ईच कॉइल इज 60 मिली हेनरी एंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम इज 30 मिली हेनरी। अगर यहाँ पे कपलिंग फैक्टर का यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू। ओके, इस केस में हमारे पास दो वैल्यूज गिवन है, L1 और L2, वो सेम ही है। L1 इज इक्वल टू L2 विल बी इक्वल टू 60 मिली हेनरी। ओके, और M का वैल्यू क्या बना है, ये है हमारे पास 30 मिली हेनरी का। तो K का वैल्यू हो जाएगा ओके M अपॉन, क्योंकि आपको पता है जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, M इज इक्वल टू K इंटू अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2। तो उस केस में K का वैल्यू हो जाएगा M अपॉन अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2। M का वैल्यू है 30 अपॉन अंडर रूट ऑफ 60 इंटू 60। ओके, तो 0.5 हो जाएगा, क्योंकि एक रूट से 60 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 30 अपॉन 60 विल बी 0.5 विल बी द K, वैल्यू ऑफ K, दैट मीन्स कपलिंग फैक्टर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन नंबर 74। डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ in ampere turns per meter when the intensity of magnetization of the material is 0.078 ampere turns per meter and the magnetic susceptibility of the material is 0.0013। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है,
मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पूछी, डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे पूछी गई है एम्पियर टर्न्स पर मीटर में। ओके, तो अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ H का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा I/X। ठीक है, तो I का वैल्यू क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, जो कि हमारा 0.078 एम्पियर टर्न्स पर मीटर। ओके, और उस केस में हमारे पास मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है 0.0013। तो हमारा H हो जाएगा, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जिसको हम लोग कहते हैं, तो हो जाएगा हमारा 0.078 अपॉन 0.0013, दैट मीन्स 60 एम्पियर टर्न्स पर मीटर। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 75। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो इस सेशन को लाइक करें और हमारे चैनल कोचिफाई को सब्सक्राइब करें। ओके, और इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ में भी शेयर करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द करंट in amperes through the solenoid when the solenoid has a 160 turns and produces an MMF of 32 ampere turns। ओके, यहाँ पे करंट थ्रू द सोलेनॉइड पूछा गया है। जब हमारा टर्न्स है वो है हमारे 160 टर्न्स और यहाँ पे MMF है जो 32 एम्पियर टर्न्स। ओके, तो I विल बी इक्वल्स टू MMF अपॉन टर्न्स, तो वो हो जाएगा 32 अपॉन 160, इट विल बी इक्वल्स टू 0.2 एम्पियर्स। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। We will see the next question which is question number 76। What will be the permeance in Henry of a coil when the flux through the coil is 50 Webers and the value of produced MMF is 50 ampere turns। ओके, तो इस केस में हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू गिवन है फाई का, वो है 50 वेबर्स। ओके, और MMF है हमारे पास गिवन 25 एम्पियर टर्न्स। ओके, तो परमियंस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा फ्लक्स अपॉन MMF। ओके, तो 50 अपॉन 25। ओके, तो दैट मीन्स 2 हेनरी विल बी द, दैट मीन्स ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। We will see the next question which is question number 77। Magnetic flux per unit area is called, magnetic flux per unit area is called permeability, susceptibility, magnetic flux density, relativity। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जिसको हम लोग कहते हैं बी। ओके, तो बी विल बी इक्वल्स टू 5/A, दैट मीन्स बी इज इक्वल्स टू, बी क्या है हमारा फ्लक्स डेंसिटी इन टेस्ला, जिसको हम टेस्ला में मेजर करते हैं, 5 है हमारे फ्लक्स और ये है हम लोग वेबर में मेजर करते हैं, और ए इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इन स्क्वायर मीटर में। ओके, तो ये जो है मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। ओके, सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 78। the ratio of total flux linkage to used flux is known as, the ratio of total flux linkage to used flux is known as a flux leakage factor है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 79। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन सेटिस्फाई द एम्पियर सर्किटल लॉ, इसमें से कौन सा एम्पियर सर्किटल लॉ का एक्सप्रेशन सेटिस्फाई करता है। ओके, तो एम्पियर सर्किटल लॉ हमें क्या बताता है, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय ई, और इसका एक्सप्रेशन काफी बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जैसे कि एम्पियर सर्किटल लॉ हो गया, बायोट-सावर्ट लॉ हो गया, गॉसिस लॉ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लॉज विच आर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। देखिए, मैं आपको ये बार ट्राई करता हूँ कि एक एक क्वेश्चन आपके कवर अप हो जाए वेरियस टॉपिक से, सो दैट आप 100% एक्यूरेसी के साथ में एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट कर पाओ। ओके, तो ये हमें बताता है रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, ये हमें बताता है एम्पियर सर्किटल लॉ। और इसका एक्सप्रेशन क्या है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी इंटू डी एल इज इक्वल्स टू म्यू जीरो इंटू समेशन ऑफ आई, दैट मीन्स ऑप्शन ए इस केस में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। So we will see the next question which is question number 80। Which of the following statement is true about the magnetic relativity? Magnetic relativity से इसमें से कौन सा statement correct है, तो वो है हमारा relativity is a reciprocal of permeability, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। We will see the next question which is question number 81। Find the current flowing through the load resistance RL। इस load resistance RL से कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। ओके, तो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, इससे हमारे पास 2-4 डिफरेंट वेज है अलग अलग, जिससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इसमें अप्लाई करते हैं तो सर्किट को हम लोग रिड्यूस करके इसमें से करंट फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग इसको रिड्यूस करते हैं तो हमारे पास सर्किट आ जाएगी, जैसे 20 वोल्ट और 1 किलो ओम्स का हमारे पास में एक रेजिस्टेंस है, तो इस केस में हमारा जो करंट सोर्स हो जाएगा
करंट सोर्स हो जाएगा यहाँ पे, ओके 20 मिली एम्पियर्स का, ओके क्योंकि 20 अपॉन 1 किलो ओम्स करते तो 20 मिली एम्पियर्स का हमारे पास करंट सोर्स हो जाएगा, और ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे 1 किलो ओम्स का कनेक्ट हो जाएगा, ओके। और उस केस में हमारा जो RL है ये एज इट इज रहेगा 500 ओम्स का, ओके। और ये जो है यहाँ पे 12 वोल्ट और 1 किलो ओम्स का जो यहाँ पे सोर्स से कनेक्टेड है, ओके। तो उस केस में इसकी डायरेक्शन नहीं कि डाउनवर्ड्स हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस डाउनवर्ड है, ओके। इसका पोलैरिटी जो है बैटरी का जो कनेक्टेड है वो आपको एक बार उसमें भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। आई विल चेंज द कलर सो दैट आप इसमें कन्फ्यूज ना हो, ओके। तो इस केस में जो करंट सोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में 12 एम्पियर्स का, मिली एम्पियर्स का, ओके। और उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 किलो ओम्स का, 1 किलो ओम्स, ओके। एंड यहाँ पे जो 10 वोल्ट्स का पोलैरिटी है ये अपवर्ड जाएगा, ठीक है। 10/2 विल बी 5, ओके। दैट मीन्स इट विल बी 5, ये यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ 5 मिली एम्पियर्स का। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इट विल बी 2 किलो ओम्स, ओके। सो इस केस में अगर हम लोग इसको फर्दर रिड्यूस करते हैं तो जो करंट सोर्सेस को हम लोग एडअप कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 13 मिली एम्पियर्स का, ओके। इस केस में जो रेजिस्टेंस है RL का वैल्यू, ओके, वो है हमारा 500 ओम्स का, ओके। और 400 ओम्स का यहाँ पे इसका जो बाकी का रेजिस्टेंस है, जैसे हमारे पास में यहाँ पे 1 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस था, ओके। दूसरा 500 का था और 1 किलो ओम्स का, इसका इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा 400। तो हम लोग यहाँ पे करंट डिवीजन रूल से डायरेक्टली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे मेन करंट अपना I जो जा रहा है वो है 13 मिली एम्पियर्स का, ओके। तो I विल बी इक्वल्स टू 13 इंटू 400 अपॉन 400 प्लस 500, ओके। क्योंकि हमें 500 ओम्स में से इसमें से करंट फ्लो करना था, फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 5.788 मिली एम्पियर। दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ओके। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मैंने काफ़ी बार एग्जामिनेशन में आपको जो हमारे सेशंस है उसमें आपको पढ़ा दिया है, ओके। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 20 वोल्ट्स का जो सोर्स है मैं इसको इरेज करा देता हूँ सो दैट आपको एक बार फिर से समझा सकता हूँ। 20 वोल्ट और यहाँ पे 1 किलो ओम्स का जो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है उसको हम लोग करंट सोर्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और जहाँ पे हमारा करंट सोर्स के पैरेलल में ये रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाएगा। सिमिलर हमारा जो 12 वोल्ट का बैटरी है और 1 किलो ओम्स का यहाँ पे रेजिस्टेंस है, 1 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस ये हमारा पैरेलल में आ जाएगा, और यहाँ पे 12 वोल्ट का ये जो सप्लाई हमारा करंट सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा 12 मिली एम्पियर्स में, ओके। और सेम इसी तरीके से 2 किलो ओम्स और 10 वोल्ट्स का हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। और देखिए अगर हम लोग इसको अगर आप लोग सॉल्व करके देखते हो, अगर आपको जिन स्टूडेंट्स को दिक्कत जा रही है अगर इसको सॉल्व करना होगा तो ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पे पोलैरिटी आपको ध्यान में रखनी होगी। एक हमारा करंट सोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो करंट सोर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10/2 किलो ओम्स, ओके। तो वो हो जाएगा हमारा इसमें 5 मिली एम्पियर्स का, ओके। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है 2 किलो ओम्स का ये इसके पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी मेथड्स को हम लोग सॉल्व करके इस 500 ओम्स के में से करंट जो फ्लो हो रहा है वो हमें फाइंड आउट किया, ठीक है। तो अगर हमारी करंट की पोलैरिटी जैसे अगर 20 मिली एम्पियर्स है अपवर्ड, एक हमारे पास 12 मिली एम्पियर्स का, ठीक है, डाउनवर्ड है, और एक हमारे पास 5 मिली एम्पियर्स का अपवर्ड, तो इन सब का एडिशन करना होगा। यहाँ पे प्लस प्लस और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। 20 प्लस 5 मिली एम्पियर माइनस 12 अगर करते तो 13 मिली एम्पियर जो अभी हमने किया, ठीक है। ये हमारा एक इक्विवेलेंट करंट सोर्स हो जाएगा, ठीक है। और करंट डिवीजन रूल अप्लाई करके हम लोगों ने इसको इजीली सॉल्व कर लिया। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 82। डिटरमाइन द करंट I इन अ एम्पियर्स डिलीवर्ड बाय द सोर्स इन द गिवन सर्किट बिलो, ठीक है। I का वैल्यू पूछा गया एम्पियर्स में जो डिलीवर होगा सोर्स के कारण सर्किट में, ओके। तो उस केस में ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो ये बैलेंस कंडीशन है, और इसमें अगर हम लोग इस सर्किट को रिड्यूस कर देते कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ओके। क्योंकि सारे वैल्यूज बैलेंस्ड है तो ये हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से अगर हम लोग ट्रांसफ़र कर देते तो वो भी सेम ही हो जाएगा बैलेंस कंडीशन में, ओके। इस केस में हमारे पास वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट है, ओके। 5 और ये 5 + 5, ठीक है। 5 + 5 10 और 5 + 5 10, तो ठीक है। तो 10 पैरेलल हमारा 10 क्या हो जाएगा 5, ओके। दैट मीन्स हमारा एक वोल्टेज और हम लोग रेजिस्टेंस से अगर हम लोग डिवाइड कर दें 220/5 तो इसका वैल्यू आ जाएगा 44 एम्पियर, ओके। तो 44 एम्पियर ये सोर्स करंट I का वैल्यू हो जाएगा इसमें से। दैट मीन्स ये 220 वोल्ट इस ब्रिज को 44 एम्पियर्स का करंट फ्लो करा रहा है, ठीक है, फ्लो सप्लाई कर रहा है, ओके। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 83।
At the maximum power transfer condition, the power transferred to the load is 70 watt. What is the total power in watts generated by the voltage source? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन के अंदर पावर जो ट्रांसफर हो रहा है लोड पे वो है 70 वाट, तो टोटल पावर कितना जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो वो होगा हमारा 140। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि हमारा पावर ट्रांसफर टू द लोड है 70 वाट। ओके, और जो पावर एब्सॉर्ब बाय सोर्स साइड रेजिस्टेंस का होगा वो हमारा 70 वाट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन। तो इसी के लिए जो हमारा टोटल पावर हो जाएगा वो हो जाएगा 140 वाट। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। So we will see the next question, which is question number 84. For the circuit shown below, what is the value of Thevenin's equivalent voltage in volts across the terminal A and B? Thevenin's circuit का एक क्वेश्चन है, A और B के अक्रॉस में वोल्टेज हमें फाइंड आउट करना है, VTH का वैल्यू। ओके, तो इसमें से आपको एक चीज़ पता लगनी होगी, ये का सर्किट को ऑब्जर्व करते तो यहाँ पे ओपन सर्किट है ETH पे, ठीक है, तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है, करंट सिंपली 6 ohms में से और यहाँ पे ये लूप में करंट फ्लो होगा। ओके, तो इस केस में अगर हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करते तो यहाँ पे ETH का वैल्यू, दैट मीन्स यहाँ पे जो 6 के टर्मिनल्स पे है यही से हमारा ETH का वैल्यू होगा, ठीक है, तो अगर हमारे पास 6 ohms के अक्रॉस में अगर वोल्टेज फाइंड आउट करना होगा तो दैट मीन्स ETH का वैल्यू हो जाएगा हमारा 50, सप्लाई वोल्टेज कितना है 50 इनटू यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल है तो हमें वही रेजिस्टेंस लेना होगा, करंट डिवीजन रूल पे वो अपोजिट होता है, 6/6 + 4, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5 से कट जाएंगे और 5 × 6 विल बी 30 वोल्ट्स। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, which is question number 85. The open circuit voltage across the load terminals is 30 volt. The terminal drops to the 20 volt when the load of a 15 ohms is connected across the open circuited terminal. What is the internal resistance in ohms of the source? ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक ओपन सर्किट वोल्टेज है अक्रॉस द लोड टर्मिनल्स ऑफ 30 वोल्ट्स। ओके, जस्ट लाइक दिस, अगर हम लोग सर्किट में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे एक हमारे पास सप्लाई आ गया, ये एक रेजिस्टेंस है इसका, और यहाँ पे हमारा 30 वोल्ट का शो कर रहा है, करेक्ट। तो इस केस में अगर हम लोग यहाँ पे क्या कंडीशन पूछी गई, द टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप टू 20 वोल्ट व्हेन द लोड ऑफ 15 ohms का अगर हम लोग लोड यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो उस केस में इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है उस सोर्स का, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है ये पूछा गया है। ओके, तो सर्किट कुछ इस तरीके से आ जाएगा, प्लस माइनस ये 30 का, ओके, 15 ohms का हमने इसमें कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है आ रहा है, ओके, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अगर वोल्टेज डिवीजन रूल फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस इन ओम यहाँ पे पूछा गया, तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिवीजन रूल से भी हम लोग इसको निकाल पाएंगे, तो 30 × 15/15 + R विल बी इक्वल्स टू 20। ओके, इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज आ रहा है ये कितना आ रहा है, 20 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है ना वोल्टेज। ओके, इस केस में क्योंकि आप बोला है अगर हम लोग 15 ohms का कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे प्लस और माइनस 20 वोल्ट सप्लाई आ रहा है, तो इस केस में हम लोग यहाँ पे R का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इस रूल से, वोल्टेज डिवीजन रूल से, जो कि आएगा हमारा 7.5 ohms। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 86. डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट बिटवीन द नोड्स बी एंड डी। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है वी पे, ठीक है, बिटवीन बी एंड डी, इस बी एंड डी नोड पे। ओके, तो उस केस में हम लोग करंट डिवीजन रूल से इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो इस केस में हमारे पास जो करंट डिवीजन रूल से यहाँ पे 4 और ये इस 4 और 5 और ये 5 और 4 ये ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, अगर इसमें से करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, 12 एम्पियर्स का, तो यहाँ पे अगर इसका टोटल रेजिस्टेंस 10 आता है और यहाँ पे भी 10 आता है तो इक्वली डिवाइड होगा, यहाँ पे 6 एम्पियर जाएगा और यहाँ से 6 एम्पियर जाएगा, करेक्ट। ओके, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया वोल्ट्स में बिटवीन बी एंड डी, तो इस केस में हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ओके, मैं आपको बता देता हूँ, ये 12 एम्पियर्स का हमारा करंट आ गया, ओके, तो इस केस में हमारे पास 6 एम्पियर इसमें से करंट फ्लो हो रहा है और 6 एम्पियर इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, करेक्ट। और यहाँ पे 4 ohms का वैल्यू और यहाँ पे 5 ohms का, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4 ohms का वैल्यू, ठीक है। ओके, तो इसके अक्रॉस अगर हम लोग वोल्टेज भी फाइंड आउट करते हैं तो वोल्टेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा, हमारे पास रेजिस्टेंस भी गिवन है और इसका वोल्टेज भी गिवन है, तो यहाँ पे प्लस 24 वोल्ट आएगा। ओके, और यहाँ पे ये हो गया हमारे डी पॉइंट और ये हो गया हमारा बी नोड, ठीक है। तो इस 5 पे अक्रॉस में कितना हो जाएगा 30 वोल्ट माइनस प्लस, और यहाँ पे 4 के अक्रॉस में कितना है प्लस 24, ये माइनस 24। ओके, तो यहाँ पे कितना आएगा प्लस 30
वोल्ट। ओके, इस केस में तो बी एंड डी के अक्रॉस में पूछा गया है, तो वो हो जाएगा हमारा वी बी जो है हमारे पास आ गया 24 वोल्ट का। ओके, ये ध्यान से समझते हुए चलेगा, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। और वी डी हो गया हमारा 30 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस में वी बी डी के अक्रॉस में वोल्टेज हो जाएगा -6 वोल्ट। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 6 का टिक करके मत आना, गलत हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 87। फॉर द गिवन फिगर शोन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस जी इन सीमेंस। ओके, कंडक्टेंस को हम लोग सीमेंस में मेजर करते हैं। ओके, तो इस सर्किट डायग्राम के अंदर हमारे पास वोल्टेज सोर्स है 6 वोल्ट का और करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर्स का, तो V इज इक्वल्स टू I बाय G हो जाएगा। ओके, दैट मीन्स G विल बी इक्वल्स टू I बाय V। ओके, तो I कितना है हमारे पास 2 एम्पियर्स अपॉन 6 वोल्ट, तो इस केस में हमारे पास 0.33 सीमेंस हमारा ये कंडक्टेंस हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। सो बढ़ते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 88। हाउ मेनी नोड्स एंड जंक्शन आर प्रेजेंट रेस्पेक्टिवली इन द सर्किट शोन बिलो। इसमें कितने नोड्स है और जंक्शंस है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जंक्शन ऑफ अ ब्रांचेज इज अ कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एज अ नोड। तो इसमें 5 जो है कॉमन पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट नोड, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, और ये सिक्स्थ में कंसिडर नहीं करना क्योंकि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है, तो ये कॉमन ही हो गया ये। ओके, तो हमारे पास 5 नोड है और जंक्शन कितने हैं हमारे पास, 2 जंक्शन है। ओके, जंक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट 3 सर्किट पाथ्स आर मीट। ओके, 3 सर्किट पाथ यहाँ पे कौन से पॉइंट में मीट हो रहा है, तो ये है हमारा बी पे और यहाँ पे ई पे। ओके, या फिर ई या एफ कर सकते हैं। तो दैट मीन्स हमारे पास 2 जंक्शन है और 3 नोड है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। We will see the next question, which is question number 89. In which combination the electrical appliances are connected at home? हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रहते हैं घर के अंदर, वो किससे कौन से फैशन में कनेक्ट करते हैं, तो हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ध्यान में रखिएगा, जो भी हम लोग लोड ऐड करते हैं, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, तो हम लोग दीज ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे, ठीक है। ये क्वेश्चन 2018 में एग्जामिनेशन में पूछा गया था। ओके, सो वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 90. When the source is delivering the maximum power to the load, efficiency will be. जब हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अगर हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा है लोड पे, तो उसकी एफिशिएंसी सिर्फ 50% होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एफिशिएंसी मैक्सिमम नहीं होगी उस केस में 50% होगी। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 91. कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज माइक्रोफैरड बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ओके, दैट मीन्स कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन माइक्रोफैरड बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के पॉइंट में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा गया है। ओके, तो सिंपल है, इसको अगर हम लोग एक सर्किट में अगर हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा 5 माइक्रोफैरड। मैंने आपको काफ़ी बार बताया था इसकी कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी, 5 माइक्रोफैरड, और ये हो गया हमारा 10 माइक्रोफैरड। अगर 2 कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्ट है तो उसका इक्विवेलेंट सर्किट निकालना होगा, ठीक है। दैट मीन्स 5 × 10 अपॉन 5 + 10 हो जाएगा हमारा 3.33 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो इस ब्रांच का जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा 3.33। तो सेम जो वैल्यू से यहाँ पे भी गिवन है, तो 3.33 इसका भी हो जाएगा। तो 3.33 + 3.33 6.67 विल बी आवर फाइनल आंसर। तो 2 जहाँ पे देखो, मैं भी आपको बता रहा हूँ, ये हो गया और ये पैरेलल में कनेक्ट दूसरा, ठीक है। तो इसका अगर 3.33 है और इसका अगर 3.33 है, अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है कैपेसिटर्स, तो इसका एडिशन हो जाता है। तो हम लोग 3.33 + 3.33 ऐड करेंगे तो वी विल बी गेटिंग 6.7 एज द फाइनल आंसर, 6.7 माइक्रोफैरड। ओके, सो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा 6.67 माइक्रोफैरड। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 92. डिटरमाइन द पावर इन वैट डिलीवर्ड बाय द करंट सोर्स टू द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इस करंट सोर्स से कितना पावर डिलीवर हो रहा है इस सर्किट के अंदर, हमें फाइंड आउट करना होगा। ओके, तो इस सर्किट को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि हमारा ये 4 ohms और 6 ohms का पैरेलल सीरीज में कनेक्टेड है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली एडअप कर देते हैं और यहाँ पे सर्किट कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। आई विल रीड्रॉ इट इन अ डिफरेंट कलर। ओके, तो दिस विल बी 2 ohms। ओके, ये हमारा करंट सोर्स हो गया, ये हमारा 3 ohms का हो गया, और यहाँ पे हमारा 10 ohms का इसमें सीरीज इक्विवेलेंट
इसमें आ गया। ओके, तो अगर हमारे पास 10 और 3 ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो 3 पैरेलल 10 का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे वो होगा हमारा 2.3 ओम्स। काफ़ी सिंपल है, 3 इंटू 10/3/10, ठीक है, 3 इंटू 10/3 + 10। ओके, तो 2.3 ओम्स इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, और ये 2 ओम्स उसके सीरीज में कनेक्टेड है तो 2 ओम्स इसमें ऐड करेंगे तो 5.3 ओम्स जो है 4.3 ओम्स हमारा ये इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2.3 + 2 दैट मीन्स 4.3 ओम्स ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो उस केस में हमारे पास सिर्फ एक करंट सोर्स रहेगा, ठीक है, 5 एम्पियर्स का, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रहेगा 4.3 ओम्स का। ओके, तो पावर डिलीवर्ड बाय द करंट सोर्स का अगर हम लोग डिफाइन करते तो कितना होता है I² × R। ठीक है, करंट का वैल्यू कितना है 5² × R कितना है 4.3, तो वी विल गेट 107.5 वैट। ओके, तो ऑप्शन बी इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ, काफ़ी आसान सा सवाल था ये। ठीक है, पावर डिलीवर्ड बाय द करंट सोर्स, इस करंट सोर्स से कितना पावर डिलीवर हो रहा है। ठीक है, अगर 4 और यहाँ पे 6 ओम सीरीज में कनेक्टेड है तो इसका एडअप कर लेंगे, हमारा 10 ओम्स का हो जाएगा। ठीक है, तो 10 ओम्स और ये जो 3 ओम्स है ये हमारे पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया 2.3 निकालने के बाद भी 2 इसमें और एडअप हो जाएगा सीरीज में होने के बाद। ठीक है, तो 4.3 ओम्स हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, और यहाँ पे करंट सोर्स है। और पावर ड्रॉप हम लोग कैसे निकालते हैं V²/R, या फिर हम लोग निकालते हैं I² × R, इन दोनों फार्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा 107.5 वैट्स हमारा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी। We will see the next question, which is question number 93. The 3 electrical lamps of 70 watt each are connected in parallel across a AC means 3 इलेक्ट्रिकल लैम्प्स हमारे पास 70 वाट के, जो कि पैरेलल में कनेक्ट किए हैं AC सोर्स पे, AC मेंस पे। व्हाट विल द टोटल पावर कंज्यूम्ड इन अ वाट, ठीक है, बाय द पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन से कितना टोटल पावर ड्रॉ होगा, तो ध्यान में रखिएगा, सिंपली हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तीनों भी लैम्प इक्वल कैपेसिटी के और पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, सीरीज में इसका कंडीशन जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो 3 × 70 दैट मीन्स 210, ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। 210 वाट अगर 3 लोड्स हैं हमारे पास पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो उसका इक्विवेलेंट जो टोटल जो पावर ड्रॉ होगा वो हमारा 210 वाट। जस्ट लाइक योर होम, अगर आपके पास एयर कंडीशनिंग यूनिट है 2000 वाट वो कंज्यूम करना है, आपका LED टीवी है 80 वाट वगैरह कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, आपका कोई डिफरेंट अप्लायंसेस है तो वो सिंपली एडअप हो जाता है, क्योंकि दे आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल। ध्यान में रखिएगा। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बट इस केस में 70 वाट के 3 सेम थे इक्विवेलेंट बल्ब आपके घर में कनेक्टेड है, तो 3 × 70 विल बी द 210 वाट विल बी टोटल पावर कंजम्पशन। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। We will see the next question, which is question number 94. A choke of 20 Henry carries a current of 600 milliamperes. Calculate the energy stored in a joule in the form of magnetic field by the choke. एक choke के अंदर 20 हेनरी का वो चोक है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है 60 मिली एम्पियर्स का, तो इसमें एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, सो एनर्जी स्टोर्ड विल बी इक्वल्स टू E = 1/2 × Li², क्योंकि इंडक्टेंस से चोक के अंदर क्या रहता है, इंडक्टेंस ही रहता है। ठीक है, तो 1/2 × L कितना है हमारे पास 20 हेनरी × I² कितना है 600 × 10⁻³ का इसमें होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3.6 जूल्स। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 95. The 2 metal plates having an area of 50 square meters are separated by a dielectric material having a thickness of 4 mm and a relative permittivity of 9. Calculate the capacitance in microfarad across the metal plates. Okay, तो हमें कैपेसिटेंस अक्रॉस द मेटल प्लेट फाइंड आउट करना होगा। तो C का फॉर्मूला आता है C = εd × εr × A/d। ओके, तो हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते, 8.85 × 10⁻12 × εr, 9 जो कि हमारा रिलेटिव परमेबिलिटी है, ER का εr का वैल्यू है 9 और A का वैल्यू हमारे पास 50। ठीक है, 50 स्क्वायर मीटर अपॉन D दैट मीन्स 4 mm का है × 10⁻³ करना पड़ेगा मीटर के लिए। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते, तो यू विल गेट 0.9956 माइक्रोफैरेड। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आप इसको देखिए, मैं आपको बता दूं, जब भी हम लोग सेशन डिस्कस करते तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि आपको जो कैलकुलेशंस करते हैं इसके जो पावर्स के रिलेटेड फार्मूला, पावर से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज रहती है वो आप इसको अच्छे से सॉल्व करके देखिए, क्योंकि काफ़ी बार एग्जामिनेशन में रिलेटेड काफ़ी क्लोज टू आंसर्स रहते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर पावर्स, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। जो भी हम लोग सेशन में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सेशन को एक बार फिर से देख लेना, और जो भी आपको
देखिए मैं आपको एक बार बेस्ट प्रैक्टिस की एक मेथड बताता हूँ। ये सेशन होने के बाद आप क्या करेगा, मेरा सेशन फिर से एक बार देखिए, उसमें आपको आपके खुद के मन से अटेम्प्ट करने का कोशिश करेगा, ठीक है, सॉल्व करने का, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि आपको ये पता है ये फॉर्मूला तो स्टैंडर्ड है, इसके अकॉर्डिंग आपको मल्टीपल क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, सो दैट आपकी प्रैक्टिस आपको और इम्प्रूव कर सको। ओके, सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 96। Find the resistivity of a material in ohms centimeter of a wire whose resistance is 5 ohms. Assume the length of a wire is 15 meter. Diameter of wire is a 0.15 सेंटीमीटर। एक हमें रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है एक मटेरियल की, एक वायर की जिसका रेजिस्टेंस है 5 ohms और उसका लेंथ है 15 मीटर्स और डायमीटर है 0.15 सेंटीमीटर्स। ओके, तो ए क्या हो जाएगा, ए विल बी इक्वल्स टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। ओके, तो उस केस में हमारे पास वैल्यू हमारा हो जाएगा पाई इंटू डी विल बी 0.15 होल स्क्वायर अपॉन 4। ओके, तो एट मीन्स हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगा 0.0176 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, ये तो हो गया हमारा एरिया। और आर विल बी इक्वल्स टू क्या होता है, रो एल बाय ए। ओके, रो हमारा रेजिस्टिविटी, तो यही हमें फाइंड आउट करना है ये टर्म, तो हमारा रो हो जाएगा। इसमें अगर हम सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, सबसे पहले तो हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे, 5 हो गया हमारा रेजिस्टेंस, विल बी इक्वल्स टू रो इनटू एल कितना है हमारे पास 1500 मीटर से, तो हम लोग कन्वर्ट कर लिया उसको, और यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर में वैल्यूज है तो 0.0176। ठीक है, तो अगर इसको आप सॉल्व कर लेते तो रो का वैल्यू आप फाइंड आउट करेगा, तो रो का वैल्यू आ जाएगा 5.89 इंटू 10⁻⁻5 ओम सेंटीमीटर। ओके, ओम सेंटीमीटर में पूछी गई थी। देखिए आपको टर्मिनोलॉजी मैंने अपने स्क्वायर सेंटीमीटर्स और यहाँ पे सेंटीमीटर्स में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि वैल्यू जो पूछी गई थी ओम सेंटीमीटर्स में पूछी गई थी। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिमिलर से वैल्यूज़ है दोनों भी। ओके, सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 97। ऑन विच सप्लाई डज अप्लायंस बेस्ड ऑन अ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वर्क। हीटिंग इफेक्ट पे कौन से सप्लाई पे वो वर्क करता है अप्लायंसेस, तो बोथ एसी एंड डीसी सर्किट में हम लोग हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑन विच सप्लाई डज अप्लायंसेस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वर्क। ठीक है, कौन से सप्लाई पे जो हीटिंग इफेक्ट होता है हमारे इलेक्ट्रिक करंट पे वो वर्क करता है। ओके, तो वो होता है हमारा बोथ एसी एंड डीसी करंट पे हम लोग हीट प्रोड्यूस कर पाते हैं। ओके, हीट प्रोड्यूस करना दैट मीन्स क्या है, एक सिंपली एक रेजिस्टेंस ले लिया और इसमें से हमने करंट फ्लो करा दिया। ओके, एक फाइनाइट वैल्यू का रेजिस्टेंस है, तो वो उसके टेम्परेचर के कारण वो हमारा हीटिंग इफेक्ट मिलता है, और वो हम लोग बाय फॉलोइंग द पाइप्स, अगर हम लोग इसमें से पाइप्स पास ऑन करते, अगर हमें वाटर गर्म करना होगा, इसमें से पानी गर्म करना होगा, तो उसके विसिनिटी में हम लोग रख लेते। इसमें मटेरियल्स भी हम लोग यूज़ करते हैं जिसमें हीट कंडक्टिविटी रहती है, और उस टेम्परेचर को जो जनरेट होता है उस रेजिस्टेंस के कारण वो हम लोग एब्सॉर्ब करते हैं और वो हम लोग यूटिलाइज करते हैं इन ऑर्डर टू हीट अप द वाटर और फॉर वेरियस अदर एप्लीकेशंस। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। एट 20 डिग्री सेल्सियस एल्यूमिनियम वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 30 ohms. The temperature coefficient of resistance is 0.00305 per degree centigrade. What is the approximate resistance of the wire at 30 degree Celsius? 30 डिग्री सेल्सियस पे हमारा approximate resistance कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो R रेफरेंस वैल्यू कितना है, ये है हमारा 30 ohms का, और अल्फा का वैल्यू है हमारे पास 0.00305 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, और टी रेफरेंस कितना है हमारा, टेम्परेचर रेफरेंस, वो है हमारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और जो टेम्परेचर है हमें किस पे फाइंड आउट करना है वो है हमारा 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ओके, ये हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा सेल्सियस पे हमारा कितना रेजिस्टेंस होगा। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता है, आर इज इक्वल्स टू आर रेफ अपॉन 1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी रेफरेंस। ओके, तो आर विल बी इक्वल्स टू 30 इंटू 1 प्लस 0.00305 इंटू 30 माइनस 20। ओके, तो इसको आप सॉल्व कर लेते तो यू विल गेट 30.915 ohms। दैट मीन्स ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस में। 30 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 31 ohms में। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस आवर सेशन, क्योंकि आपके इसके बाद में एक क्वेश्चन होने के बाद आपके कंप्लीट 100 क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, 4 कैपेसिटेंसेस 15 मिली फैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। पैरेलल में कनेक्टेड है, कैपेसिटर कनेक्टेड है, सीरीज सिंपली उसका एडिशन हो जाएगा, हम लोग 4 इंटू 15 कर देंगे। ठीक है, तो 60
मिली फैरेड, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। अगर हमारे सीरीज में कनेक्टेड रहते थे तो उसका इक्विवेलेंट निकालते थे अपनी, ठीक है। बट यहाँ पे पैरेलल में कैपेसिटेंस कनेक्टेड है तो 15 × 4 करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 4 कैपेसिटेंस कनेक्टेड है कुछ इस फैशन में, ठीक है। ओके, इस तरीके से तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा हमारा 60 माइक्रोफैरेड, ठीक है। अगर एक ही हम लोग कैपेसिटेंस को इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारा 60 माइक्रोफैरेड मिली फैरेड का, सॉरी। So now we will see the last question of this session. How much time in seconds will be taken by a 40 coulomb of charge to pass through a point or in a circuit if the current of 8 amperes flows through it? अगर 8 amperes का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो हमें कितना टाइम लगेगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया। तो क्यू हमारे पास वैल्यू है 40 कूलम्स का और आई है हमारे पास 8 एम्पियर्स का गिवन, ठीक है। तो क्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई इंटू टी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, टी आ जाएगा हमारे पास 40/8, दैट मीन्स 5 सेकेंड हमें लगेंगे। ओके, दैट मीन्स 5 सेकेंड विल बी टेकन बाय अ 40 कूलम ऑफ चार्ज टू पास थ्रू अ पॉइंट इन अ सर्किट इफ द करंट ऑफ 8 एम्पियर्स फ्लोज थ्रू इट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको हमने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक कवर किए वो समझ में आएगा। हमारा पार्ट 1 भी जाके देखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आई बटन पे या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। या फिर कोचिफाई चैनल पे आप जाते हो तो 1-2 सेशंस के पहले ही आपको मैंने अपलोड किया हुआ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इस सेशन में तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ओके। सो आई होप आपको इस सेशन समझ में आएगा। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज और कोचिफाई को हमें फॉलो करना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हो। और हमारा प्रीवियस पार्ट देखने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करके इसको देख सकते हो। सो गाइज, फॉर द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे।